नमस्कार, आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो सोचते हैं कि बड़ा सही कदम है, बहुत सही स्ट्रेटजी है, वो उल्टी पड़ जाती है। बड़े बड़े रणनीतिकारों से भी गलती हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप उस गलती से सीखते नहीं हैं तो फिर गलती करने के लिए अभिशप्त होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक रणनीति की बात करें और ख़ासतौर से चुनावी रणनीति की बात करें तो इस समय कोई पार्टी नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। लेकिन कुछ भी कहते हैं ना, जीवन में कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती है। वही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुआ। 2 सेल्फ गोल भारतीय जनता पार्टी ने किए। 2 राज्यों में जहां पार्टी बढ़ सकती थी, पार्टी के फैसलों की वजह से पार्टी पीछे चली गई। पहला राज्य है उसमें से तेलंगाना। उसकी बात पहले भी कर चुका हूं, आज फिर से करने की ज़रूरत है। तेलंगाना में उसके प्रदेश अध्यक्ष उस समय थे बंडी संजय कुमार। युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय। उन्होंने लंबी लगभग 2,500-3 हज़ार किलोमीटर की यात्रा की, प्रदेश की जनसंपर्क किया, लोकप्रियता के अपने चरम पर थे। उसी समय कुछ लोग चंद्रशेखर राव की पार्टी छोड़कर आए, जिसमें एटला राजेंद्र और उनके दूसरे साथी थे। ये जनाधार वाले लोग थे, बड़े नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। एटला राजेंद्र जो है नंबर 2 थे केसीआर के, वित्त मंत्री रहे, पार्टी छोड़कर आए, एमएलए शिप से इस्तीफा दिया, बाई इलेक्शन लड़े और जीत गए। इस उम्मीद में आए थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो उनके लिए एक मौका होगा, शायद उनको उम्मीद रही होगी कि मुख्यमंत्री होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट बन गए। एक पुराने लोगों का, जो संगठन से उभरे हुए लोग थे, जिसमें बंडी संजय कुमार और उनके साथी थे, और दूसरे जो बाहर से लोग आए। जो गलती 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में की, टीएमसी से आए बहुत से लोगों को ले लिया और उनको टिकट दिया, उसी तरह की कुछ गलती उस मायने में तो नहीं कह सकते, तेलंगाना में भी हुई। जिन लोगों को लिया उसमें कोई गलत नहीं, वो सब जनाधार वाले नेता थे, पार्टी की ताकत बढ़ाने वाले नेता थे। लेकिन जब उनके दबाव में, उनके कहने पर विधानसभा चुनाव से पहले बंडी संजय कुमार को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में घोर निराशा छा गई। उस समय चर्चा क्या चली, रियलिटी क्या थी, इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। परसेप्शन ये बना कि भाजपा का केसीआर के साथ कोई समझौता हो गया है, और इस परसेप्शन को पुष्ट किया जब भारतीय जनता पार्टी ने के कविता, जो केसीआर की बेटी थी, शराब घोटाले में उनका नाम आया और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तो ये कहा गया कि ये समझौते का हिस्सा है कि केसीआर और भाजपा ने अंदर खाने हाथ मिला लिया है। बंडी संजय कुमार का जाना, के कविता का गिरफ्तार उस समय न होना, ये सब मिलाकर इम्प्रेशन ये बना कि बीआरएस, जो नई पार्टी बन गई थी टीआरएस से, तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति, केसीआर को सपना आने लगा था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय पार्टी हो। तो पार्टी को अगर राष्ट्रीय बना दें, उसका नाम राष्ट्रीय रख दे, तो शायद वो जो है राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे। चौथा फ्रंट बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री तेलंगाना के दौरे पर आए तो 2 या 3 बार ऐसा हुआ, उन्होंने प्रोटोकॉल को धता बताते हुए प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं गए। उनको लगा कि इससे उनके जो समर्थक है या तेलंगाना के जो लोग हैं बहुत खुश हो जाएंगे, इस सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। उनको समझ में नहीं आया कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन केसीआर ने जो किया वो उनका मामला था। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा की जो बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही थी, विकास हो रहा था तेलंगाना में, वो थम गया। नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खिसक कर तीसरे नंबर पर चली गई और उसका लाभ उठाया कांग्रेस पार्टी ने। तो ज़मीन तैयार की केसीआर के विरोध में बंडी संजय कुमार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। उस पर फसल काटी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस की सरकार बन गई जो अब भी है। लेकिन उसके बाद फिर जब थोड़ा सा कोर्स करेक्शन किया बीजेपी ने, तो लोकसभा चुनाव में
तेलंगाना की 17 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से 8 सीटें भाजपा जीती, 8 सीटें कांग्रेस जीती, 1 असदुद्दीन ओवैसी जीते। भाजपा ने अपनी खोई हुई ज़मीन कुछ तो हासिल की, लेकिन वो जो मौका, जो अवसर हाथ से निकल गया पहली बार तेलंगाना में अपना मुख्यमंत्री बनाने का, उसके लिए अब बीजेपी को 2028 तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और उस समय हो पाएगा कि नहीं आज ये कहना मुश्किल है। बंडी संजय कुमार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी रणनीतिक भूल की। ये भूल इसलिए कि बंडी संजय कुमार जनाधार वाले नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, युवा नेता थे, और सबसे बड़ी बात, अगर जातीय या सामाजिक समीकरणों की बात करें तो पिछड़ा वर्ग से आते थे। तेलंगाना की जो आबादी है उसमें पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% से ज़्यादा है। हर पैमाने पर वो नेतृत्व के लिए बिल्कुल फिट व्यक्ति थे, लेकिन पार्टी ने उनको पीछे धकेल दिया, जो बाहर से लोग आए थे उनके दबाव में, इसलिए कि ऐसा न हो कि अगर बंडी संजय कुमार को उनके दबाव में ना हटाए तो ये लोग पार्टी छोड़कर चले जाएं और पार्टी के बारे में परसेप्शन ये बन जाए कि पार्टी जीत नहीं रही है, हार सकती है। तो न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। वो लोग आज भी पार्टी में हैं, लेकिन वो पार्टी को जिता नहीं पाए। लेकिन बंडी संजय कुमार को पद से हटाए जाने का असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। तो उसके बाद तमिलनाडु का मामला आया। तमिलनाडु में बहुत तेजी से नेतृत्व उभर रहा था कि अन्नामलाई का। आपको मालूम है कि वो कर्नाटक कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। आईपीएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में आए। उनके सामने बहुत से ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी में अपना भविष्य देखा, और भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि ये व्यक्ति पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने जिद किया कि पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए, हमको अपनी मंजिल तक पहुंचने में या अपना लक्ष्य हासिल करने में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन लक्ष्य हासिल कर लेंगे अगर अकेले चलेंगे। उन्होंने इस बात को भांप लिया था पहले से कि तमिलनाडु की जनता द्रविडियन पॉलिटिक्स से ऊब रही है, वो उसका विकल्प खोज रही है। वो ऐसा विकल्प चाहती है जो न तो डीएमके के साथ खड़ा हो न एआईडीएमके के साथ खड़ा हो, दोनों से अलग हो, जो नई बात करे, प्रदेश को आगे ले जाने की बात करे, प्रदेश में विभाजनकारी मुद्दों को न उठाए, केंद्र सरकार से सहयोग करके चले। और नतीजा ये हुआ कि जैसे जैसे अभियान शुरू किया, यात्रा शुरू की कि अन्नामलाई में, भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चलने लगी। खास तौर से युवाओं में उस समय तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय नेता वो थे। अब उनकी लोकप्रियता से जो परसेप्शन बना, आप देखिए कि डीएमके का सबसे तीखा हमला बीजेपी और के अन्नामलाई पर हो रहा था, जबकि नंबर 2 की पार्टी और प्रतिपक्ष की पार्टी जो है सबसे बड़ी अन्ना द्रमुक थी। अन्ना द्रमुक और उसके नेता ई पलनीस्वामी पर द्रमुक की ओर से हमले नहीं हो रहे थे, बीजेपी और अन्नामलाई पर हो रहे थे। मीडिया परसेप्शन की बात करें तो ऐसा लगता था कि सीधी लड़ाई बीजेपी और डीएमके के बीच हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अन्नामलाई की बात मानी और लोकसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक तैयार भी नहीं हुई, अलायंस नहीं हुआ, दोनों का अलग अलग लड़े। तमिलनाडु की राजनीति के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 11% से ज़्यादा वोट मिले। सीट एक भी नहीं मिली, सही है, लेकिन इतना वोट बीजेपी को इससे पहले कभी नहीं मिला, न अलायंस में मिला न बिना अलायंस के मिला। और ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उसके बाद विधानसभा चुनाव की बात चली तो अन्ना द्रमुक ने शर्त रखी कि आप के अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाएंगे और उनको फोर फ्रंट में नहीं रखेंगे। हम समझौते की बात, सीट एडजस्टमेंट की बात तभी करेंगे जब उस कमेटी में, बीजेपी की कमेटी में, अन्नामलाई नहीं होंगे। बीजेपी के सामने बड़ा लक्ष्य उनको जो लग रहा था कि पहले द्रमुक को हटाना है, उसके बाद अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे, उसको बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। द्रमुक को हटाने के लिए अन्ना द्रमुक का साथ लेना जरूरी है। ज़मीन पर उनका संगठन है, बूथ लेवल तक उनके कार्यकर्ता हैं। तो अगर बीजेपी और अन्ना द्रमुक साथ आते हैं तो द्रमुक को हटाना आसान हो जाएगा। इसी बीच में क्या, पहले से 2 साल पहले
इस चुनाव से, विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले एक्टर विजय ने अपनी पार्टी बना ली टीवी के। उस पार्टी की विचारधारा क्या है, संगठन क्या है, नीतियाँ क्या है, कोई नहीं जानता। उसके पास सबसे बड़ी जो ताकत थी, उसका सबसे बड़ा जो एसेट था, उसकी जो पूंजी थी, वो विजय की लोकप्रियता। तो विजय की लोकप्रियता को देखते हुए ये पता नहीं चल रहा था कि वो किसका वोट काटेंगे, और विजय ने तय किया कि वो किसी से अलायंस नहीं करेंगे। अपनी पहली स्टेट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषणा की कि डीएमके हमारी राजनीतिक शत्रु है और बीजेपी हमारी आइडियोलॉजिकल एनिमी है। इसके बाद बात स्पष्ट हो गई कि वो न तो बीजेपी से अलायंस करना चाहते हैं और न ही डीएमके से, लेकिन अन्ना द्रमुक से अलायंस का रास्ता उन्होंने खुला रखा था। लेकिन शर्त ये थी कि बीजेपी उस अलायंस में नहीं होगी। अब क्या बात हुई, बात बन नहीं पाई। आखिर में विजय ने तय किया, उनके सलाहकारों ने उन्हें सलाह भी दी कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। तो विजय को जो समर्थन मिला, जो युवा वर्ग का, जो तमिलनाडु की आबादी का 20 से 35 वर्ष के लोगों की बात करें तो 22-23% तक है, उसका जो समर्थन अन्नामलाई को मिल रहा था, अन्नामलाई के पीछे वो युवा चल रहा था, वो विजय के पीछे चलने लगा। बीजेपी ने अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटा दिया और तमिलनाडु की राजनीति से भी एक तरह से अलग कर दिया। अन्नामलाई की भूमिका तमिलनाडु की राजनीति में, खासतौर से विधानसभा के चुनाव में, लगभग जीरो हो गई। जो तमिलनाडु के लोग द्रविड़ राजनीति से ऊब चुके थे, विकल्प तलाश रहे थे और अन्नामलाई को विकल्प के रूप में देख रहे थे, उनके सामने से वो विकल्प हट गया। तो विजय ने वो जगह ले ली। तो जो ज़मीन तैयार की थी अन्नामलाई ने द्रविड़ राजनीति के विकल्प की, उस ज़मीन पर कब्जा हो गया एक्टर विजय का। उनको लाभ मिला अपने मजहब का, क्रिश्चियन होने का। क्रिश्चियन होने की वजह से क्रिश्चियन समुदाय न केवल संख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। और ईसाई धर्म से जुड़ी संस्थाएं, उनका ज़मीन पर काम बहुत है, उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास प्रभाव बहुत है। तो उसका फ़ायदा विजय को मिला। तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के बाद ईसाई समुदाय भारत में नॉर्थ ईस्ट के बाहर दूसरी सरकार बनाने में सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। विजय अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हालांकि मामला उनका अटक गया है, राज्यपाल के पास गए थे, उनको लगा था कि राज्यपाल के पास जाएंगे, सबसे बड़ी पार्टी है, वो सरकार बनाने का न्योता दे देंगे, उसके बाद वो तय करेंगे किसको साथ लेना है किसको नहीं। और लग रहा था कि उनको समर्थन मिल जाएगा। उनको बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए कम से कम, या किसी को भी चाहिए। 234 की विधानसभा है तमिलनाडु की, 118 सीटें चाहिए। उनके पास 108 है, 10 सीटें और चाहिए, 10 विधायकों का समर्थन और चाहिए था। 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी तुरंत उसने पाला बदला। अब आप कांग्रेस पार्टी के चरित्र को देखिए। पार्टियां पाला बदलती रहती हैं, जिसके खिलाफ लड़ी उसके साथ जाती रहती हैं, लेकिन डीएमके कांग्रेस पार्टी के साथ 22 साल से थी। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को धक्का देने में 1 मिनट का समय नहीं लगाया और विजय के पाले में खड़े हो गए, विजय को समर्थन दे दिया। पहले घोषणा हुई सीपीआई और सीपीएम की ओर से, दोनों के 2-2 विधायक हैं कि वो विजय को समर्थन देंगे, लेकिन उसके बाद खेल बदला। दोनों ने समर्थन वापस ले लिया, कहा कि हम डीएमके के साथ थे, डीएमके के साथ ही रहेंगे। अब नए समर्थन देने वाले आ नहीं रहे हैं। राज्यपाल ने कहा विजय से कि भाई आपके पास नंबर तो है नहीं। अब नंबर जुटाना समस्या हो गया है, मामला फंस गया है, पिक्चर अभी बाकी है। जो आज सुबह तक लग रहा था कि विजय का मुख्यमंत्री बनना तय है, मुख्यमंत्री बनना तय ही नहीं है, शपथ ग्रहण की तैयारी हो चुकी थी। नेहरू स्टेडियम में आज शपथ दिलाई जानी थी उनको। अब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा कि नहीं, ये इस पर निर्भर करेगा कि उनको उतनी संख्या में विधायकों का समर्थन मिलता है कि नहीं। विजय की रणनीति ये थी कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना लेंगे, बाद में जब जो है फ्लोर टेस्ट होगा उस समय समर्थन जुटा लेंगे। उस योजना में खच्चर फंस गया है।
तो बीजेपी ने जो 2 सेल्फ गोल किए, एक तेलंगाना में, दूसरा तमिलनाडु में। अगर तमिलनाडु में बीजेपी अकेले लड़ी होती है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी सरकार बन जाती या बहुत ज़्यादा सीटें आ जाती हैं, उसका वोट शेयर बढ़ता, उसकी सीटें बढ़ती हैं और आगे के लिए विकल्प के रूप में वो लोगों के सामने होती है। इस अलायंस से, अन्ना द्रमुक के साथ अलायंस से उसको कुछ नहीं मिला। कुल 27 सीटें मिली चुनाव लड़ने के लिए, तो जाहिर है उसकी वजह से वोट शेयर भी कम हो गया, वोट परसेंटेज कम हो गया और सीट मिली 1। तो जो हाल तेलंगाना में हुआ था, मेरा मानना है कि उससे बुरा हाल तमिलनाडु में हो गया बीजेपी का, एक गलत फैसले की वजह से, अपने नए नेतृत्व पर, युवा नेतृत्व पर भरोसा न करने की वजह से। इन दोनों सेल्फ गोलों से बीजेपी ने दक्षिण के 2 राज्यों में भाजपा के विकास को अवरुद्ध कर दिया। अब उसको फिर से खड़ा करने में समय लगने वाला है, कितना समय लगेगा पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी इन दोनों राज्यों में बहुत तेजी से बढ़ रही थी और पिछले चुनाव में नहीं तेलंगाना के, तो अगला चुनाव जो 28 में होने वाला है वो सत्ता की दावेदार बन सकती थी। इसी तरह से तमिलनाडु में इस चुनाव में नहीं, लेकिन अगले चुनाव में जो 2031 में होना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्लेयर बन सकती थी। तब भी 31 में भी सत्ता में आ जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन वो इस फाइट को जो अभी विजय ने ट्रायंगुलर बनाया, बीजेपी बना सकती थी। वो मौका उसने गंवा दिया। तो एक रणनीतिक भूल, एक गलत फैसला किस तरह से पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसके 2 उदाहरण हैं। और दुर्भाग्य से दक्षिण भारत, जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे कमज़ोर है, ये दोनों उदाहरण वहीं पर देखने को मिले। क्या भविष्य में भाजपा इससे सबक लेगी और अपने नेता की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने की कोशिश नहीं करेगी? इन दोनों नेताओं से भाजपा के किसी नेता को कोई खतरा नहीं था, लेकिन बाहरी साथियों के दबाव में अपने नेता को कमज़ोर किया भाजपा ने। तेलंगाना में जो लोग केसीआर को छोड़कर आए थे उनके दबाव में, और तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के दबाव में। अन्ना द्रमुक का मेरा मानना है कि अब खेल खत्म है, पार्टी खत्म नहीं होगी। तो अब वो पार्टी सत्ता की चैलेंजर के रूप में अगले चुनाव में आपको दिखाई नहीं देगी। उसकी स्थिति तो तभी खराब हो गई थी जब जयललिता के बाद पार्टी में टूट हो गई और नेतृत्व को लेकर झगड़ा हुआ। अब ई पलनीस्वामी अगले चुनाव तक पार्टी के नेता बने रहेंगे, इसमें भी आशंका है। द्रमुक का हाल बुरा है। तो तमिलनाडु की राजनीति द्रविडियन पॉलिटिक्स से बाहर जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनहरा अवसर था। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी सीन से बाहर हो गई है अपने एक गलत फैसले के कारण। क्या वो इसको सुधारेगी? और सुधारेगी तो कब सुधारेगी? और सुधारने की कोशिश करेगी तो तमिलनाडु के लोगों पर उसका क्या असर होगा? ये सब अभी भविष्य में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो समस्या ये है कि एक्टर विजय का मुख्यमंत्री बनने का सपना कब पूरा होगा? क्या उनको समर्थन मिल जाएगा अगले 2-3 दिनों में, या उसमें और समय लगेगा, या फिर नई संभावनाएं खुलेंगी? ये कोई अभी जानता नहीं। इतना मानकर चलिए कि टीवीके के नेता विजय जो राह बहुत आसान मानकर चल रहे थे, उनको समझ में आया कि ये पनघट की डगर बड़ी कठिन है, इतना आसान नहीं है राजनीति में। हो सकता है कि जल्दी ही उनको समर्थन मिल जाए। इस बीच में कोशिश हुई कि अन्ना द्रमुक को तोड़कर जो है एक गुट, जो मतलब 2/3 तोड़कर वो विजय की पार्टी में शामिल हो जाए और समर्थन हो। दूसरा उनके सामने विकल्प था अन्ना द्रमुक के साथ अपना गठबंधन बना लें। अब इन दोनों बातों की संभावना कम होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये संभावना खत्म हो गई है, कम होती जा रही है। तो एक कांग्रेस का साथ लेने से विजय का क्या हाल हो रहा है, आप समझ लीजिए कि कांग्रेस का हाथ जिसके साथ भी आया उसका बंटाधार होना तय है। विजय का होगा कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।